हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने जा रहे हैं सेट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो आई बटन में उसकी लिंक दे रखी है, आप पहले जाके उसका फर्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने सेट के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है, सेट के मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं, सेट के क्या क्या पार्ट हैं वो भी हमने वहां पर बताया है, सेट को किस तरह से डिनोट किया गया है वहां पे बताया गया है। हमने नेक्स्ट क्लास में लास्ट में वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और आज हम वहीं से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम में हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो बॉक्स होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट यानी ये सभी का बाप होता है। इसके अंदर जो ये पार्ट होते हैं ये इनके पुत्र, बेटा या बेटी या जो भी होते हैं, मतलब इनसे कनेक्टेड होते हैं, यानी ये इनके अंदर समाहित होते हैं। तो यूनियन में मान लीजिए 1 2 5 7 8 6 4 9 3 दे रखे हैं। तो अगर हम उस तरह से देखें तो यूनियन के अंदर जो नंबर देखे हैं लिखे हुए हैं वो यूनियन के अंदर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और ये ऊपर वाला जो ये है सर्कल, ये सेट जो है सर्कल की तरह से इसको डिनोट किया जाता है। तो ये जो ये बड़ा वाला सर्कल है उसको एक ए सेट मान लिया गया है और ये जो छोटा वाला सर्कल है इसको एक बी सेट मान लिया गया है। तो यानी ए सेट कितना है ए सेट के अंदर, और ये ध्यान रखिएगा बी सेट जो है वो ए सेट का सबसेट है और यू सेट और ए सेट और बी सेट वो यू सेट के सबसेट है। यानी ए और बी यू के अंदर आएंगे और बी ए के भी अंदर आएगा, यानी ए के अंदर आ रहे हैं 5 6 7 एंड 8, और बी के अंदर आ रहे हैं 7 एंड 8। अब देखिए यूनियन ए बी ये मेन पार्ट है, ये यानी ये पिताजी है, ये उनके दो बेटे हैं। अब आगे देखते हैं, कल मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में भी बताया था। तो यूनियन और इंटरसेक्शन अगर हम किसी तरह से पूछे ए यूनियन बी, अब यूनियन में क्या होता था कि ए और बी के सारे पार्ट लिखे जाते थे, बट ये ध्यान रखा जाता था कि जो पार्ट ए के अंदर है और बी के अंदर भी है उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता था। तो हम देखते हैं 7 और 8 बी के अंदर भी है और ए के अंदर भी है, क्योंकि बी जो है वो ए का सबसेट है। यानी ए यूनियन बी हो गया 5 6 7 8। और ए इंटरसेक्शन बी की बात हुई, तो ऐसा एलिमेंट जो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो। तो देखिए ए के अंदर 7 भी है और 8 भी है और बी के अंदर 7 और 8 भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 7 एंड 8। ए इंटरसेक्शन बी अब हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं यूनियन की प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फर्स्ट ए यूनियन बी। एक आप मान लीजिए सबसे पहले कि दो सबसेट हैं, तीन मान लीजिए क्योंकि आगे हमें तीन ही लेके चलना है। मान लीजिए एक सबसेट है ए सबसेट है और एक बी सबसेट है और एक सी सबसेट है, ठीक है। ए सबसेट बी सबसेट और सी सबसेट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ए यूनियन बी किया जाता है तो जो वैल्यू आएगी, यानी ए और ए यूनियन बी का जो मान आएगा वो बी यूनियन ए के मान के
बराबर आएगा, यानी इन दोनों की वैल्यू ऑलवेज सेम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर ए यूनियन बी किया गया और उसके बाद जो वैल्यू आई उसी वैल्यू से को हमने सी से भी यूनियन कर दिया, यानी ए यूनियन बी की जो वैल्यू आई उसी वैल्यू का यूनियन हमने सी के साथ भी कर दिया, तो अब जो वैल्यू आएगी वो ए के अकेले यूनियन को बी और सी के यूनियन के साथ करने पर भी जो वैल्यू आएगी वो दोनों बराबर होगी। ये अलग अलग तरह के इनके लॉ के नाम होते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस आप लॉ को याद रखिए। थर्ड लॉ है कि अगर ए यूनियन फाई किया जाता है, फाई हमने नेक्स्ट पिछली क्लास में पढ़ा था, फाई यानी रिक्त समुच्चय, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट होता नहीं। इसको अगर फाई को देखते हैं तो फाई को इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो अगर कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट मान लीजिए यहाँ दिए थे ए में 1 5 8 दिए थे और बी में दिए थे 7 और 9 दिए थे और 6 में दिए थे 2 और 4 दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से यूनियन दिए गए थे, तो ए में अंदर एलिमेंट दिए गए हैं, यानी ए एम्प्टी सेट नहीं है, और फाई जो है वो ऑलवेज एम्प्टी सेट होता है। तो ए यूनियन फाई की वैल्यू आएगी ए, क्योंकि कुछ नंबर और खाली का यूनियन अगर आप करते हैं तो सिर्फ कुछ नंबर ही आते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यूनिवर्सल सेट, अभी कुछ देर पहले मैंने वेन ग्राफ में बताया था, यूनिवर्सल सेट बाप ऑफ ऑल एलिमेंट, बाप ऑफ ऑल सेट, फादर ऑफ ऑल सेट, यानी यूनियन सारे सेट के फादर हैं। तो अगर यूनियन यानी यूनिवर्सल सेट, ये वो वाला यूनियन नहीं है यूनियन करने वाला, ये यूनिवर्सल सेट वाला यूनियन है, ये वाला। अब अगर इसका यूनियन कर दें हम ए के साथ, तो अब बाप और बेटे का यूनियन करेंगे तो बाप के अंदर बेटे के भी कुछ ना कुछ, तो बाप बेटे के अंदर जो गुण होंगे वो सारे गुण तो बाप से ही आए होंगे ना, तो यानी बाप हमेशा बड़ा होगा, यानी इसका आंसर होगा यूनिवर्सल सेट। और एक और प्रॉपर्टी है, सब छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, अगर ए को ए से ही यूनियन कर दे तो इसका यूनियन, ये नहीं कि ए को ए के साथ यूनियन किया गया है तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए के एलिमेंट को दो दो बार लिख दें, ऐसा नहीं होगा। जब दोनों में एलिमेंट कॉमन है, यानी यूनियन में एक बताया था ना मैंने कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होता है उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, यानी इन दोनों में सारे एलिमेंट कॉमन है तो इसको सिर्फ एक ही बार मैं लिखूंगा। अब देखो आगे हम इसके देख लेते हैं साइड में, यहीं पे एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल भी देख के इसको समझ लेते हैं। यानी फर्स्ट का जो एग्जाम्पल है, यानी ए यूनियन बी किया, तो ए के और बी के एलिमेंट, जब हमने ए यूनियन बी किया तो वैल्यू आई ए यूनियन बी, यानी ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, यानी 1 5 7 8 9, ए यूनियन बी क्या आया, ए यूनियन बी आया 1 5 7 8 9। अब क्या है, अब पीछे से आगे को आना है, यानी 7 9 1 5 8। अगर जिसने पिछली क्लास देखी हो तो उसमें मैंने एक इक्वल सेट पढ़ाया था। इक्वल सेट में ये पढ़ाया था कि कोई भी एलिमेंट, यानी अगर वो एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, उसका अरेंजमेंट किधर भी हो, अगर कोई एलिमेंट इधर हो या उधर हो उससे कोई रिलेशन नहीं होता है, बस वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये देखिए इसमें सारे, इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट इक्वल है, तो उसी इक्वल सेट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह ये सारे, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, ए यूनियन फाई का एग्जांपल देखते हैं। तो ए के ये सारे दिए हैं और फाई का कुछ नहीं है, यानी फाई जो होता है वो सारे सेट का एक सबसेट होता है, यानी सबसेट का मतलब वो उसके अंदर तो होता ही होता है। तो ए
यूनियन फाई किया गया तो सारे आ गए एक एलिमेंट, और ये सारे एलिमेंट जो है वो किसके हैं, एक एलिमेंट है, यानी ये इक्वल ए हो गया। अब थर्ड एग्जांपल यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारे नंबर, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यूनिवर्सल सेट जो हमने लिया गया उसमें सारे नंबर्स हैं, ए के भी नंबर है, बी के नंबर भी है, और ये जो सी में एग्जांपल है इसके भी नंबर है। तो आप ये देखिए यूनिवर्सल सेट ये पूरा है और यूनियन ए किया गया, तो ए में कौन सा नंबर है 158, और इसमें भी है 158, तो इसमें भी नंबर उसमें भी नंबर, और जो नंबर कॉमन होता है उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यूनियन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसके सारे एलिमेंट और इसके एलिमेंट उसमें कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं, तो इस वजह से ये यूनियन हो जाता है। अब ये ए यूनियन ए, तो ए यूनियन ए में ए उसी का उसी से यूनियन किया गया है, तो उसके भी एलिमेंट और उसके भी एलिमेंट सेम होंगे, तो दोनों में एलिमेंट कॉमन होने की वजह से उसको सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। तो ये पांचवें का एग्जांपल आप देख लीजिए चाहे, तो ए यूनियन ए हो जाएगा 1 5 8 इक्वल ए, ठीक है। अब देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, इस तरह से देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करते हैं तो उसको बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे, यानी दोनों बराबर होंगे। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देके ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए में बताया था कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल सेट बन जाते हैं, इस वजह से इक्वल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करते हैं तो ए का इंटरसेक्शन बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ में जो आंसर आता है उसमें दोनों इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है अगर ए का इंटरसेक्शन अगर हम फाई के साथ करा देते हैं, फाई का मतलब कुछ होता ही नहीं, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, तो इसका आंसर आ गया, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें है इसमें नहीं है, तो जो सबसे छोटा होता है वही, यानी इसमें भी कुछ नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं तो ए आ जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं यानी दोनों में एलिमेंट कॉमन होते हैं, यानी खुद का, यानी हमारी शक्ल तो हमारी शक्ल से ही मैच करेगी ना, हमारी फोटो यानी हमारी चाहे 4 फोटो ला के रख दो, सारी फोटो तो सेम ही होंगी, शक्ल तो सेम ही होगी, यानी शक्ल यानी ये इधर भी मेरी शक्ल है इधर भी मेरी शक्ल है, तो एक ही बार मेरी शक्ल निकाली जानी, तो दोनों बार तो सेम है, तो सिर्फ एक बार मेरी शक्ल लिख सकते हैं आप। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये होती है एक तरह का लॉ, यानी ये एक लॉ है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है उसको बांटना, तो सीधे सीधे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, तो जैसे एक सेट बना रखा गया है पूरा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब देखना ये पार्ट पूरा अंदर जाएगा विथ साइन, यानी इसका क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसके साथ, और इसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसके साथ, और इन दोनों के बीच में जो साइन है वो हमेशा बीच में रहेगा, तो बीच वाला साइन लगा दिया गया। अब क्या किया जा रहा है, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये साइन लगाना था सेंटर पे, ये लगा दिया। अब उसके बाद क्या किया जा रहा है, क्योंकि इन बी और सी के बीच में साइन कौन सा है,
यूनियन का। अब इसको फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया गया, इसके साथ जोड़ दिया गया। अब इसको क्या ले जा रहा है, सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस का मतलब ही होता है सब्सट्रैक्शन, यानी उस एक सेट दूसरे सेट से कितना कम और कितना ज्यादा है। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, एक सेट ए है, उसको क्या किया जा रहा है, बी के सेट से अलग किया जा रहा है, यानी बी के सेट में जो एलिमेंट है और ए के जो एलिमेंट है उनमें से एक। इसको सीधे सीधे समझते हैं एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल मान लीजिए ले लिया, इसमें रख दिया 1 2 3 4 5 6, फिर बी सबसेट ले लिया, बी सेट ले लिया, इसमें रख दिया 5 4 5 9 4 5 7 एंड 9। ठीक है, अब इस तरह से देखते हैं। तो जब हम a माइनस बी करेंगे, और ये ध्यान रखिएगा कि a माइनस बी a इंटरसेक्शन b नहीं होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये इंटरसेक्शन b नहीं होता है। अब देखते हैं, a में से क्या करना है, b के एलिमेंट हटाने हैं, और वो एलिमेंट हटेंगे जो b में है। जो b में एक्स्ट्रा एलिमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं। अब देखिए, जैसे ये 4 है और ये 4 है, यानी इस 4 को हटाया, इस 4 को हटाया, ये 5 और ये 5, ये दोनों हट गए। अब ये 7 और ये 9 ना तो इसमें है और सिर्फ इसमें दे रखा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हटाया किससे जा रहा है, ए से। और कौन से एलिमेंट हटाए जा रहे हैं, वो है बी के। तो जो बी के एलिमेंट कौन कौन से हटे, 4 और 5, यानी ए से 4 और 5 हटा लिया गया। अब ए में कितने बचे, ये ध्यान रखिएगा कि ए वाले के बचे एलिमेंट सिर्फ लिखने होते हैं। ए में बचा 1 2 3 एंड 6। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे हमने निकाला b माइनस ए, तो अब क्या करना है, b और a में देखते हैं, b में 4 और 5 a में भी है, यानी b का 4 और 5 a में भी है, और 7 एंड 9 नहीं है। तो जिस तरह से ये वाले एलिमेंट हमने बाद में लिखे थे आंसर में, उसी तरह से अब किसके एलिमेंट लिखेंगे बचे हुए, b के। अब लिखते हैं b के 7 एंड 9। जिस तरह से पिछले हमने रूल्स में बताया कि a इंटरसेक्शन b इक्वल b इंटरसेक्शन a होता है, लेकिन अब ये कंडीशन में एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, तो अब इसके आगे और एक चीज देख लेते हैं। जैसे एक सेट होता है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट में एक, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रखा है, ए सेट दे रखा है जिसमें है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट सेट है बी जिसमें दे रखे हैं 6 7 8 एंड 9। अभी देखिए, ए में एलिमेंट जो है और बी में एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। डिसजॉइंट सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता और इंटरसेक्शन निकाला जाता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5, यानी इसका कोई भी आंसर नहीं निकल रहा है, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये ध्यान रखिए कि डिसजॉइंट सेट कभी कभार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में लिख देते हैं कि ये एक डिसजॉइंट सेट है और अब इसको किस तरह से प्रोसेस किया जाए, यानी एक क्वेश्चन दे दिया गया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, ये क्वेश्चन दे दिया गया, इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा डिसजॉइंट सेट है। तो ये ध्यान रखिएगा डिसजॉइंट सेट होता क्या है। डिसजॉइंट सेट का मतलब 2 सेट या 3 सेट
उन सभी का इंटरसेक्शन करो। उनका इंटरसेक्शन करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? 5। यानी आंसर कुछ भी सॉल्व करो, आंसर हमेशा 5 होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इसको डिनोट करते हैं ए और ऊपर डैश लगा देते हैं। अब जैसे देखिए वेन डायग्राम को पहले मैंने बताया था, ये बाप ऑफ ऑल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर इसके दो बेटे हैं। इन दोनों बेटों में एक कॉमन चीज है, 7 और 8 कॉमन है, ये ए और ये बी। इसके अंदर है 6 और 5, इसके अंदर है 1 और 2, और इसके बाद यहाँ पे है 3 और 4, 10, 11, 15। ठीक है। अब क्या पूछा गया है? ए डैश। अब यूनिवर्सल सेट, बाप ऑफ ऑल सेट, तो अब देखिएगा इसको किस तरह से लिखते हैं। इसको ए डैश, ए डैश जो होता है वो यूनिवर्सल सेट यानी जो बड़ा सेट होता है उसके साथ क्या करता है, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन। यानी पिताजी है, पिताजी ने कुछ जमीन ए को दे दी। अब क्या किया जा रहा है? ए डैश, ए को जब कुछ जमीन देके हटा दिया गया। अब ये पूछा जा रहा है कि यू के पास कितनी जमीन बची गई। अब क्या बताएगा? ए को हटाने के बाद, यानी ए को हटाने के बाद। तो ये यू में से ए हटा दिया गया, तो ए के एलिमेंट कौन सा है? 5, 6, 7, 8। यानी 5, 6, 7, 8 को हटाने के बाद यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बचे, तो इसको देख लेते हैं। ए डैश, यूनिवर्सल सेट में ए के जो एलिमेंट थे वो थे 5, 6, 7 एंड 8। अब 5, 6, 7, 8 हटाने के बाद कौन कौन से एलिमेंट बचे? 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 10 बचा, 11 बचा और 15 बचा। यानी ए डैश क्या होगा कि अपने पिताजी की पूरी संपत्ति ए ने ले ली। पूरी संपत्ति ने, पूरी संपत्ति में से कुछ भाग ले लिया। तो अब लोग क्या पूछेंगे कि पिताजी के पास कितनी संपत्ति बची? ए की संपत्ति को, ए को उसका पार्ट देने के बाद, यानी ए डैश। ए डैश मतलब ए को उसका पार्ट देने के बाद अब कितनी जगह, अब अपनी चीज कितनी बची। अब इसके कुछ लॉज होते हैं। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है, वो होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ तो यही हो गया कि अगर यूनियन का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं तो जितना पार्ट बचता है वो होता है डैश। अब देखते हैं सेकंड लॉ। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे हमने पहले बताया था एक लॉ में, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जानते हैं। ये लॉ जो है, इस लॉ को डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब देखिए ए और बी का क्या किया गया? यूनियन किया गया। अब क्या किया गया? ए और बी का यूनियन किया गया, यानी इतना पार्ट ए और बी दोनों गोले बचे। अब इसका क्या किया गया? इसका क्या कर दिया गया? डैश कर दिया गया। यानी अब ए और बी के पास जितनी जमीन थी उनको उनकी दे दी गई। अब यू के पास कितनी बची? तो इसका होता है ए का क्या किया गया? डैश, इंटरसेक्शन बी का क्या किया गया? डैश। ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ही होता है। इसमें क्या किया गया? इस डैश को यहां ट्रांसफर और यहां ट्रांसफर किया गया, और इसको क्या किया गया? इसका साइन यूनियन से इंटरसेक्शन किया गया। इसका एक लॉ ये भी होता है, ए अगर इंटरसेक्शन का डैश किया जाए तो ये होता है ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड लॉ होता है, ठीक है,
अब इसका थर्ड लॉ, और वो भी एक इंपॉर्टेंट लॉ होता है कि जैसे ए डैश किया गया, अब उसका डैश का डैश किया गया, अब उसका डैश करके अब ये यहां आता है ए, अब ये पूरा पूरा ही पार्ट बच गया। और फोर्थ लॉ होता है, अगर यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट को अगर हम फाई के साथ डिनोट करते हैं, यानी अगर यूनिवर्सल सेट का अगर हम डैश करते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट का डैश होता है फाई, यानी यूनिवर्सल सेट के पास जितनी जमीन थी, पिताजी के पास जमीन थी, उसने अपनी सारी जमीन और किसी को कर दी। अब पिताजी के पास ही नहीं जमीन बची तो वो किसको देगा, तो अब आ गया फाई। अब देखिए, और एक अगर हमने फाई का डैश लगा दिया गया, जिसके पास कुछ था नहीं, इसमें क्या था, यू के पास सब कुछ था, उसने किसको दे दिया, फाई को, यानी उसके पास कुछ नहीं था, उसने उसको सब कुछ दे दिया था। जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास अब बहुत हो गया, ये अब जिसके पास बहुत कुछ हो गया था, अब वो अगर अपनी संपत्ति पूरी किसी को दे देता है तो अब क्या हो जाएगा, यूनियन। ये ध्यान रखिएगा, यह चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसके लॉ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉ तो डी मॉर्गन लॉ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ है। अब आगे देखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल लॉ होते हैं, प्रैक्टिकल लॉ जिनके क्वेश्चन हॉल होते हैं, और लगभग क्वेश्चन कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और एनडीए में लॉ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इफ इसके एक कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, इफ ए एंड बी, जो सेट ए और बी है वो फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट सेट। और फाइनाइट का मतलब होता है जिसे हम जानते हैं, यानी जो अननोन वैल्यू नहीं है। जैसे अभी आर की वैल्यू क्या होती है, आर यानी रियल नंबर की वैल्यू कहां से होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब हमें पता ही नहीं है ये इन्फिनिटी कहां से कहां तक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं आगे इसके कंडीशन। उसके बाद फर्स्ट लॉ, ये ध्यान रखिएगा, अगर n नंबर्स है, सेट में क्या है, n नंबर सेट है, अगर उन सेट का ए यूनियन भी किया गया, अब इसकी n नंबर है, समझ में नहीं आएगा क्या, अब इसकी एक तरीका होता है n a, ठीक है, n सेट ऑफ a प्लस n सेट ऑफ b, बट ये ध्यान रखिएगा, ये अगर माइनस है तो अब इसके बाद का जो आएगा ये यूनियन, ये क्या है, यूनियन। अगर ये यूनियन है तो अब इसके बाद माइनस में n नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b कर दिया, ठीक है। फिर बहुत ध्यान से ये याद है, क्योंकि यही जो अभी मैं लॉ बता रहा हूं इन्हीं में से लगभग सारे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड लॉ, अगर n नंबर ऑफ सेट है जो a इंटरसेक्शन b के हैं, तो उसको n नंबर सेट ऑफ a प्लस n सेट ऑफ b माइनस इसमें क्या था, यूनियन, और यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो अब इसका अपोजिट क्या होगा, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ होगा यूनियन, n नंबर ऑफ सेट a यूनियन b। और सबसे ये कम ही पूछा जाता है, बट मैं बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट लॉ भी है, से n a यूनियन b यूनियन c किया गया, ठीक है। अब ये तीन हो गए, तो अब n सेट ऑफ a प्लस n सेट ऑफ b प्लस n सेट ऑफ c माइनस n सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, फिर माइनस n सेट ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n सेट ऑफ c इंटरसेक्शन a। अब प्लस करेंगे, प्लस n नंबर ऑफ सेट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ है, यानी इन्हीं से लमसम सारे क्वेश्चन आने हैं। अब आगे देखते हैं इनके क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन जो आगे हम बताने जा रहे हैं, और वही इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे बताएंगे।
देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। नल सेट का मतलब होता है 5 यानी एम्प्टी सेट। ध्यान रखिएगा, नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट या 5 सेट। फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट में क्या है, ये फर्स्ट एक्स सबकी कंडीशन से में, ये कंडीशन देखिए आप, ये क्या है 4x² -1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 1/2 प्लस माइनस 1/2। ये फर्स्ट का निकल आया, ए नंबर की वैल्यू निकली x = 0। ठीक है, यानी इसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल रही है, तो ये तो नल सेट हो ही नहीं सकता। नल सेट में क्या होगा, x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब b का देख लेते हैं, b को सॉल्व करते हैं। x एक कंडीशन देखिए, x क्या है, एक ऑड नंबर है। तो अगर x ऑड नंबर है और इसमें x की जगह, और ये देखिए कंडीशन एक और दे रखी है कि x क्या है, x n है, n यानी नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 से, वैसे होता -5 से 5 तक है, लेकिन स्टार्टिंग नॉर्मली लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें, अगर इसकी वैल्यू हमने 1 रखी तो ये आ गया 4, और 1 क्या होगा, एक ऑड नंबर, और 4 तो यहाँ क्या है, इवन नंबर है। बट ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रहे, और यहाँ क्या करना है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। तो ये भी फर्स्ट भी कैंसिल, सेकंड भी कैंसिल। अब थर्ड में देखते हैं, ये कंडीशन दे रखी है x बिलोंग्स टू r, यानी x जो है वो रियल नंबर है -∞ से इंफिनिटी तक। अब x क्या होना चाहिए, इसमें क्या दिया गया, x² इज लेस देन 3, यानी तो x की वैल्यू निकलनी चाहिए लेस देन √3। तो x की वैल्यू √3 से होनी चाहिए, और x की वैल्यू √3 से नीचे हो भी सकती है, क्योंकि कंडीशन क्या दी गई है, x जो है वो रियल नंबर है, रियल नंबर -∞ से +∞ तक होता है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ क्या करना, सेटिस्फाई नहीं होनी है, ये भी कैंसिल। अब ये देखते हैं x² इज लेस देन 0। अब देखिए x² इज लेस देन 0, बट x इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, और x² को अगर 0 किया जाएगा, तो अगर x² तो कभी 0 के बराबर, 0 का तो स्क्वायर करिए, 4 टाइम कीजिए, 10 टाइम कीजिए, 1000 टाइम कीजिए, इंफिनिटी टाइम कीजिए, वो ऑलवेज 0 होगा। तो अगर 0 कभी 0 से कम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो यानी 1 है, मान लीजिए हमने रियल नंबर वैल्यू दे रखी है 1, अगर हमने यहाँ पे 1 रख दिया, x की जगह 1 अगर रखा, तो 1 तो कभी 0 से छोटा हो नहीं सकता। तो ये जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और हमें यही चाहिए था। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी x इज सच दैट x बिलोंग टू r इज x² इज लेस देन 0। जो ये ऑप्शन है, ये दिया गया है, वो क्या है, एक नल सेट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशन दी है p इक्वल x की जगह क्या दिया है, 3m, यानी जो वैल्यू आएगी, ये जो एलिमेंट आएगा वो 3m के फॉर्म में आएगा। और q दिया है 3n, और n बिलोंग्स टू n, ये स्मॉल n, ये कैपिटल n। कैपिटल n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, ये है नेचुरल नंबर, ठीक है। n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, यानी n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर। अब एक तरह से निकाल के देख लेते हैं, p जो है वो आएगा, अगर n की जगह 1 रखते हैं तो आ जाएगा 3, 2 रखते हैं आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा, यानी 3 की टेबल 3 6 9 12 15 18 एक्सेट्रा, और भी सारे, इसको आगे तक जहां तक हम खींच सकते हैं। क्यू देख लेते हैं, क्यू में आ जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो 3 की पावर 1 इक्वल 3, 3 की पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा 9, 3 की पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा 27। अब इसको इसी तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। अब कंडीशन देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करता है।
ये नंबर ये नंबर ये नंबर इसके अंदर है, ये देखिए, और ये इसमें आगे भी नंबर 27 भी आएगा। तो ये देखिए क्या P Q का सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है कि जो P एलिमेंट है वो Q के अंदर आना चाहिए और Q P से बड़ा होना चाहिए। बट यहां पे क्या है, P बड़ा है? और फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन Q इज ए सबसेट ऑफ P। इसमें क्या होना चाहिए, P बड़ा होना चाहिए, P बड़ा होना चाहिए। P बड़ा होना चाहिए तो P तो बड़ा है ही, बट Q क्या है, छोटा है, यानी Q के जो सारे एलिमेंट है वो P के अंदर आ रहे हैं, यानी Q जो है वो P का सबसेट। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ A and B are two sets given in such a way that n number of A set equal, यानी n A equal 70 and n B equal 60, then n A union B, n A union B equal 110। तो हमने कुछ देर पहले एक प्रैक्टिकल लॉ बताया था। उस प्रैक्टिकल लॉ में क्या बताया था कि अगर, अब पूछा क्या जा रहा है, एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ध्यान दीजिएगा एन ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो इसके लिए लॉ बताया था एन सबसेट ऑफ ए एन सेट ऑफ बी माइनस एन सेट ऑफ ए यूनियन बी। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू है 70, इसकी वैल्यू है 60 और इसकी वैल्यू है 110। ये हो गया जाके 130, हो गया 110 और आंसर आ गया 20। एंड ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। अब इसमें देखिए, समझिए, ये सिर्फ शेडेड पार्ट निकालना है। अभी हमने माइनस वाला एक आपको फंडा बताया था। माइनस वाले में क्या होता है कि अगर माइनस करते हैं, मान लीजिए b माइनस ए किया, तो क्या करते हैं, ए के जो एलिमेंट b में होते हैं वही हटा देते हैं, जो ए के एलिमेंट जो b में होते हैं वो हटा देते हैं, उसके बाद जो b में एलिमेंट बचते हैं वो हम लिख देते हैं। तो इसी तरह से बी पार्ट ये है। अब क्या किया जा रहा है, बी का एलिमेंट, बचे हुए एलिमेंट पूछे जा रहे हैं, तो ये पार्ट हमने निकाल लिया। ये इतना वाला पार्ट, ये देखिए ये इतना वाला, ये पार्ट हो जाएगा ए यूनियन सी, बट हमें निकालना तो इतना पूरा पार्ट है, तो उसको क्या करें, बी में से माइनस कर देंगे। अब लोग कहेंगे बी में से माइनस किया गया, तो सिर्फ, अब इसको ध्यान से और समझिए कि सिर्फ अब ध्यान से देखिए, हमने क्या क्या हटेगा इसका, सी का, बी ए और सी का कॉमन पार्ट क्या है, ये इतना कॉमन पार्ट है, ये यानी ये ये पार्ट है। जो ये वाला पार्ट है, या पूरा देख लीजिए, ये जो ये कलर्ड पार्ट है, ये जो ये कलर्ड पार्ट है, ये पार्ट हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बी से हटा रहे हैं, और ये वाला पार्ट तो उसमें कॉमन है ही नहीं, तो वो सेफ निकल आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी माइनस ए यूनियन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये और ये फाइंड करना है। अब आपको लग तो रहा होगा कि ये बहुत सिंपल है, तो इस क्वेश्चन को आप करके दिखाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या होती है, तो आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये ना सोचे कि कमेंट कोई देखता नहीं, आप कमेंट कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम आपको उस कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके हम जरूर देंगे।